अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और जफ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। आईन पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सियासी जमातों को यह हिदायत करता है कि अपने जो गोशवारे हैं, जो ऑडिट्स हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी जमा करवाई जाएँ और उसके साथ साथ फंडिंग जो होती है सियासी जमातों को, उसको भी शफाफ रखा जाए। इसमें ना तो ममनुआ ज़राए से फंडिंग ली जा सकती है, इसी तरीके से गैर कानूनी तरीके से भी फंडिंग नहीं ली जा सकती और सिलसिले में बाकायदा एक पूरा हिदायतनामा और एक्ट मौजूद है जो कि तमाम हिदायतनामा जारी करता है। फॉरेन फंडिंग केस PTI के हवाले से तकरीबन पिछले 6 साल से इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है। इलेक्शन कमीशन में ये खुद उनके अपने बानी रुकन अकबर एस बाबर ने दरख्वास्त दायर की थी इस हवाले से कि जी ममनुआ ज़राए से फंडिंग ली गई है और इसको चैलेंज किया था, लेकिन बाद में मुस्तकिल ये इल्तवा का शिकार होता रहा। इसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया। PTI ने कभी तो दायरा इख्तियार को चैलेंज किया, कभी और हीले बहाने, लेकिन किस्सा मुख्तसर 6 साल हो चुके लेकिन इस केस का फैसला नहीं आया। अब PDM की जमातें इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं और उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि फौरी तौर पर इस बुनियाद पर फैसला किया जाए जो दस्तावेज़ात जमा करा जा चुकी हैं। और अब जो लेटेस्ट जवाब जमा कराया PTI ने, उसमें तो उन्होंने ये कहा भी है कि अगर किसी एजेंट ने कोई इस तरह से ममनुआ ज़राए से पैसे रिसीव कर लिए हों तो वो हमारे उसमें जिम्मेदारी उस तरह से नहीं बनती, लेकिन जनरली हमारे अकाउंट्स शफाफ है। ये उनका जवाब था। इसके जवाब में अब ये भी हुआ है कि PMLN और पीपल्स पार्टी के भी जो फंडिंग के मामलात हैं वो PTI ने चैलेंज कर दिए और अब उनकी भी तहकीकात होंगी और इलेक्शन कमीशन ने उनसे भी जवाब तलब कर लिया। ये सारा मामला किस तरफ जा रहा है और PDM अब इस मामले में क्यों इतनी उम्मीद अफजा है कि इस हवाले से कोई फैसला ऐसा आ जाएगा जिससे उनको अपने मकासद में कामयाबी मिलेगी, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और इसी हवाले से सबसे पहले गुफ्तगू होगी। आप सबको खुशामदीद कह। इमरान साहब, आपसे बात का आगाज़ करूँगी। सबसे पहले तो यही कहिएगा इमरान साहब कि ये जो ममनुआ फंडिंग है जिसको आमतौर पे हम सब फॉरेन फंडिंग कह रहे हैं, बेसिकली ममनुआ ज़राए से फंडिंग का मामला है, आपको क्या लग रहा है इस केस में कितनी जान है जो PDM ने अब अपनी सारी उम्मीदें इससे जोड़ ली हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, बात ये है कि वो कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशेबंद पे बिजलियाँ। तो ये फॉरेन फंडिंग केस असल में इसलिए PDM वाले ये समझते हैं कि इससे उन्हें कुछ मिल जाएगा कि ये उनके अपने जो थे अकबर एस बाबर, उन्होंने ये केस किया। अब आपको याद होगा कि PTI ने मुख्तलिफ औकात में 7 रिट किए हैं ये इसको रुकवाने के लिए। जब आप 7 दफ़ा किसी केस को रुकवाने के लिए रिट दायर करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ ऐसा काला जरूर है जिसको आप रुकवाना चाहते हैं। इसलिए इस हवाले से अपोजिशन खासी पुर उम्मीद है। अगरचे अपोजिशन जो है वो पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या कोई भी सियासी जमात शायद पाकिस्तान की ऐसी नहीं है जो फॉरेन फंडिंग ना हासिल करती हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक जो भी बंदा उन्हें 1 लाख रुपए से ज़्यादा चंदा देता है उसको वो पाबंद है कि वो इलेक्शन कमीशन को भी उससे बारे में बताएं, आगाह करें। अब ये जितनी सारी चीज़ें हैं इसलिए उनका ये ख्याल है कि शायद इसमें हमें कुछ हो जाए। लेकिन यहाँ आपसे एक बात अर्ज कर दूं कि एक मामला यहाँ पे बिल्कुल उलट हो गया। अच्छा? वो मामला ये हो गया है कि अकबर एस बाबर जो हैं, पहले उनकी तरफ से ये कहा जाता था कि जी बड़ी ताख़ीर की जा रही है। अब जब इलेक्शन कमीशन इस पे तेज़ हुआ है तो बाज़ लोग इसके डांडे मिलाते हैं कि क्योंकि PDM ने वहाँ एहतजाज रखा है इसलिए इलेक्शन कमीशन तेज़ हो गया। तो अब अकबर एस बाबर की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि ये केस इतनी भी तेज़ी में ना कर दिया जाए कि उसके कानूनी तकाज़े पूरे ना किए जाए। तो ये बड़ी अजीब दिलचस्प सी। अच्छा, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि जी इन्हें रोकने की कोशिश की गई है, ये बात फैक्ट्स तो यही बताते हैं जो आप कह रहे हैं। लेकिन कल इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में इस हवाले से बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ अपनाया और बड़े कॉन्फिडेंट है। जी हिलाली साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस केस के हवाले से भी, और फिर खान साहब इतने कॉन्फिडेंट आपको क्यों नजर आ रहे हैं? मैं इस बात पे हैरान ज़रूर हूँ कि अगर बाहर से ये पैसे लिए हैं और उनको पता है कि ये पैसे नहीं लेना चाहिए, क्या वो रिकॉर्ड करके वो फॉरेन फंडिंग अकाउंट में वो सही तरीके से रिकॉर्ड करके एंटर करेंगे? क्यों करेंगे भाई? अगर उनको पता है कि गलत है तो ना लेते, ले भी लेते हैं और सच बोल के अपने आप को पोटेंशियली डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं। Doesn't make sense to me। और वैसे तो ये अच्छा रूल तो है, वाकई आप उनसे ही लें जो दे सकते हैं। और फॉरेन एजेंट्स, फॉरेन कंट्रीज, एनिमी कंट्रीज,
ना ले, मगर हमारे जो सियासतदान हैं, ख़ास तौर जब वो बाहर रहते हैं, बहुत किस्म के बहुत दोस्त होते हैं उनके, और मुख्तलिफ लोग होते हैं, और सब जो होते हैं प्रो पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान फ्रेंडली नहीं होते हैं, वो अपना एजेंडा इनके थ्रू चलाना चाहते हैं। तो इट्स अ गुड थिंग कि ये वेटिंग हो रही है। लेकिन हिलाली साहब, पैसे तो और भी बड़े तरीकों से आ जाते हैं ना, एनजीओस के थ्रू भी आ जाते हैं, मदारिस की भी फंडिंग होती है, तो ये सब चीज़ें भी क्या इसके दायरे इख्तियार में नहीं आती? जो फिर लोग इन चीज़ों पे फंड करते हैं, वो भी तो अपना एजेंडा इनके थ्रू, इन सियासी जमातों के थ्रू करवा सकते हैं पूरा। देखिए, अमेरिका में क्या होता है, जब आप अमेरिका 2 लाख 3 लाख डॉलर किसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को देता है, और अगर वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जीत जाता है, तो वो दूसरे दिन पहुंच के कहता है कि भाई मैंने डोनेट किया तो मेरा फलाने बंदे को सफीर बना के इधर भेज दें, उधर भेज दें। ये तो आम होता है। जो लोग आपको फंड करते हैं और इतने पैसे देते हैं, तो वो भी कुछ चीज चाहते तो है ना। ये इसलिए तो नहीं करते हैं कि आपके रिश्तेदार हैं। बिल्कुल सही। तो जाहिर है ये अच्छा चीज है जो आप समझते हैं कि ये प्रॉब होना चाहिए। ये तो सभी कह रहे हैं हिलाली साहब, ये प्रॉब होना चाहिए। लेकिन इमरान साहब, अब मसला ये कि अगर ये कोई एक जमात तो इसके दायरे में नहीं आ रही, तो सारी फिर वो कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से है तो फिर सभी हैं, तो इसका मतलब है अगर कोई एक फैसला होगा तो वो तो फिर सबके लिए एक प्रेसिडेंट बन जाएगा ना। बिल्कुल जो फैसला आएगा वो सबके लिए बनेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जिस इंटरव्यू की आपने बात की और दिखाया, इमरान खान साहब अब सिर्फ एक सियासी जमात के सरबराह नहीं हैं, अब वो मुल्क के सरबराह भी हैं, वो मुल्क के वजीर आज़म हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें इतना बिल्कुल एक पार्टी का सरबराह की बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें बतौर वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान के बात करनी चाहिए। यहाँ ये फ़ैसला मैं समझता हूँ कि अगर वाकई ये फ़ैसला हो गया और सही निकात पे हो गया, जिसकी मुझे बड़ी कवी उम्मीद है, तो पाकिस्तानी सियासत में इससे बड़ी तब्दीली आएगी। उसकी बुनियादी वजह है कि देखें, हमारे जो वहाँ पे पाकिस्तानी होते हैं ना बैरून मुल्क, ओवरसीज पाकिस्तानी, वो बेचारे बड़ी उम्मीद के साथ, इस उम्मीद के साथ अपनी मेहनत मजदूरी की कमाई में से फंड्स देते हैं कि जनाब पाकिस्तान में इसके बदले शायद कोई अच्छे लोग मुंतखब हो जाएं और पाकिस्तान में कोई बेहतरी आ जाए, क्योंकि वो बाहर प्रदेश में बैठ के पाकिस्तान के बारे में शायद ज्यादा सोच रहे होते हैं। हाँ जी। अब वो जब उनके पैसे आते हैं, तो एक तो ये जमातें उनको हुंडी के जरिए से 2 नंबर तरीके से भी ले आती हैं, फिर जिस 1 नंबर तरीके से जो अकाउंट्स के जरिए इस तरह से आए, उनमें भी ये मामला इसी तरह से छुपाए जाते हैं। तो वंस फॉर एवर ये मसला जरूर हल होना चाहिए। अब जरा इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे आ जाते हैं। मुझे ये जानना है आप दोनों से अब कि आखिर पीडीएम की जमातें इस केस को इतना उठा क्यों रही हैं? क्या उनके जो अपने ऑप्शंस थे वो खत्म हो गए हैं? इमरान साहब, पहले आप ही इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए। अब ये इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज भी करने जा रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये अब इनका किसी और बात पे चूंकि इत्तेफाक नहीं हो रहा, ना लॉन्ग मार्च पे, ना इस्तीफों पे, सेनेट इंतखाबात में भी सब जा रही है वो, तो अब वो कह रहे हैं कि चलो जी कोई और ही लात मार दे और हुकूमत गिर जाए, हमारी लातों से तो कुछ नहीं हो रहा। नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि पीडीएम जो है ना, अब मैं आपसे, वो अपना पूरी दुनिया में अगर आप तहरीक कोई भी देखें तो फौरी तौर पे कामयाब नहीं होती। जिन लोगों का ये ख्याल है ना कि शायद पीडीएम की तहरीक बिल्कुल दम तोड़ गई है, उसमें जान नहीं रही, इसलिए ये ऐसी बात नहीं है। हमेशा इस तरह की तहरीकों में वक्त लगता है। लेकिन पीडीएम में जो 2 मेन जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन दोनों जमातों में एक बहुत ज्यादा तादाद में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं चाहते, जिनका ख्याल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करके आप अपने लिए रास्ते बंद कर रहे हैं। आप इस वक्त का इंतजार करें जब आपके लिए कोई बेहतरी की राह खुले और हुकूमत अपने पाँव पे खुद ऐसी कुल्हाड़ी मार रहे जिससे इस्टेब्लिशमेंट उनसे दूर हटे और आपकी तरफ आने को मजबूर हो, या उसको अल्टरनेट के तौर पे आप नजर आए। इसलिए वो ये चाहते हैं कि अगर अपने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जाना, उस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करनी, तो फिर अब एहतजाज तो करना है, कुछ ना कुछ तो करना है, तो कोई सहारा तो मिले। तो उस बार ने ये हिलाली साहब से पूछना, हिलाली साहब आखिर मसला क्या है? यानी ये तो वही बात होगी कि अब अपने से कुछ हो नहीं रहा तो फिर फॉरेन फंडिंग केस से उम्मीद लगा लिए, कुछ इस तरह का मामला है। और पीपल्स पार्टी जो है वो इस मामले में भी अपना थोड़ा सा एक अलग रवैया रखती है, क्योंकि बिलावल जो हैं वो पर्सनली इस एहतजाज में शरीक नहीं हो रहे,
वो कह रहे हैं जी मैं सिर्फ तकरीर करूंगा, पीपल्स पार्टी का कोई चले जाएंगे लोग ये वो, लेकिन वो पर्सनली वहां पे इलेक्शन कमीशन के बाहर नहीं आ रहे प्रोटेस्ट करने। देखिए, मैं समझता हूं कि शुरू में जब सब चीज़ जो गलत था पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कहती थी ये अपोजिशन का कसूर है, हमारा कसूर नहीं है, तो एक ऐसा वक्त आया जब मेरे ख्याल में जो अपोजिशन पार्टीज ने कहा यार ये ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो आप चलो इकट्ठे होके कुछ करें। तो उन्होंने मेरे ख्याल में एक इफेक्टिव पॉलिसी ये किया, इफेक्टिव इन दिस सेंस कि वो गवर्नेंस के पीछे लगे, और बड़ी क्रिटिसिज्म होता था बुजदार का, मुनासिब क्रिटिसिज्म था, महंगाई पे जस्टिफाइड था, फिर ये चीनी और गंदम का क्राइसिस आया, ये भी ठीक उन्होंने पॉइंट आउट किया कि गलतियां हो रही हैं, गवर्नेंस की गलतियां हो रही हैं, और उनको मेरे ख्याल में कुछ इनकरेजमेंट भी मिला पब्लिक से। फिर वो दूसरा जो इदारा जिस पे वो आ गए थे वो नैब था। अब नैब पे उनका और भी इनकरेजमेंट मिला, और भी उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल नैब वन साइडेड है, बिल्कुल ये गलत हो रहा है, ये केसेस बहुत लंबे हो रहे हैं और फैसले नहीं हो रहे हैं और ये नाइंसाफी हो रही है, उस पे भी उनको हौसला हुआ। साथ साथ फिर वो इलेक्शन कमीशन में आप देख रहे हैं ये आए हैं, इलेक्शन कमीशन में भी उन्होंने किया, मगर इलेक्शन कमीशन का जो इनका केस है वो थोड़ा वीक इसलिए है कि इमरान खान और उसकी पार्टी ने तो बहुत सारा उनको एविडेंस दिया हुआ है फंडिंग का, मगर इन्होंने 3.5 साल में इनके फंडिंग केस में अब तक कुछ नहीं दिया है। मगर सबसे बड़ी गलती जो इनकी हुई थी वो हुई थी जब ये इन्होंने फौज के खिलाफ ये कहा, वो जब उन्होंने किया वो काउंटर प्रोडक्टिव हुआ, और अब मैं देख रहा हूं कि वो अब बहुत कम हो गया है। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल को खास इनका दाल नहीं गला है इनके कैंपेन। हर दफा उन्होंने कुछ नया ढूंढा है। इमरान साहब, पीपल्स पार्टी क्या गेम खेल रही, क्या चक्कर है? मैं जरा सुनवा देती हूँ पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या स्ट्रेटजी बताई। जी, पीपल्स पार्टी जोरों शोर से शिरकत करेगी, लेकिन मैं शिरकत नहीं कर रहा, मैं बस तकरीरें करूंगा। क्या उनका कहना था? सुनिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जोर और शोर से पीडीएम के प्रोटेस्ट में शिरकत करेंगे, मगर इंशाल्लाह ताला मैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू और मुख्तलिफ तकरीरें के थ्रू इस इशू को भी खुद उजागर करूंगा। तो बिलावल क्यों पीछे पीछे हो रहे हैं? नहीं, उनकी इस बयान से तो नहीं लगता कि वो पीछे पीछे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए और तकरीरों के जरिए भी इसको उजागर करूं। क्या प्रॉब्लम है? भाई मेरी बात सुने, पहली बात तो ये कि ये तो उन्हें बताना चाहिए कि वो क्यों नहीं जा रहे। दूसरी बात ये है कि मैं हमेशा कहता हूं कि पीपल्स पार्टी अब भी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। तो पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि वो शायद मुस्लिम लीग नून के साथ नवाज शरीफ और मरियम नवाज के एक सख्त स्टैंस की वजह से इस्टेब्लिशमेंट का शायद मामला बेहतर ना हो सके, इसलिए पीपल्स पार्टी अपने आप को थोड़ा सा उनसे दूर इसलिए भी रखना चाहती है कि वो तो ये तासुर देना चाहती है कि हम उस लाइन में नहीं, हम अपोजिशन में मौजूद हैं लेकिन उस लाइन में नहीं। अगरचे मियां शहबाज शरीफ के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो मुलाकातें उनकी हुई हैं और जिस तरह से जो मामला, हाँ वो भी उस लाइन में नहीं है, और अल्टीमेट उस लाइन में मुझे लगता है आखिर में अकेले मौलाना ही खड़े होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? वो लाइन मौलाना से शुरू होके मौलाना पे ही खत्म हो जाएगी। नहीं, मौलाना भी नहीं रहेंगे। अब मैं आपको ये भी बता दूं, जब मौलाना ये देखेंगे कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों के मामला फिट हो गए हैं, तो मौलाना तो हमेशा से जो मामला थे अपने वो अच्छे तरीके से फिट कर लेते हैं, इसलिए वो ये नहीं होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी अपने तई इसी कोशिश में है कि कोई उसकी तरफ से ऐसा तासुर ना एस्टेब्लिशमेंट को जाए जिससे शायद वो ये समझे कि पीपल्स पार्टी बहुत एग्रेसिव खेल रही। ठीक है हिलाली साहब, हुकूमत ने ये फैसला किया है कि इनको फ्री हैंड दिया जाए। अगर ये इलेक्शन कमीशन के बाहर आ रहे हैं, आके एहतजाज कर रहे हैं, करें, हम इन्हें नहीं रोकेंगे, क्लियर अनाउंसमेंट कर दिया। आप समझते हैं कि हुकूमत ने ये सही फैसला किया है और ऐसा ही करना चाहिए था? क्यों किया उन्होंने ऐसा फैसला? हाँ, तो और क्या फैसला करते? अगर उनको रोकते, जब नहीं रोक सकते और नहीं रोकना चाहिए तो अदालतें हैं, ये अदालत के पास जाते, और अगर अदालत हुकूमत के खिलाफ फैसला करता तो वो बड़ा उनको नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता। तो मेरे ख्याल में सेंसिबल है, आने तो
उन पे है। देखिए ना, ओनस अपोजिशन पे है। वो आएंगे, वो लोग लाएंगे, कैसे लोग लाएंगे, उनको कैसे उजारेंगे। तो ये सब जो बातें हैं वो उन पे है। ये तो कह रहे हैं कि हाँ आ जाओ, मगर कानून जो है उस कानून के मुताबिक काम करो। आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन दोनों तरफ से। और पीडीएम का क्या फ्यूचर? इमरान साहब तो कह रहे पीडीएम खत्म नहीं हुई है, बस ठीक है, तहरीक लंबी चलती है। आप समझते हैं कि जब हर मामले पर कोई इत्तेफाक ही नहीं होता? आज तो खुद बिलावल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा है कि हम कोशिश करेंगे सबको एक पेज पर ले आए, तो फिर आगे मामला तहरीक चलेगी कैसे? देखिए, अगर ये जो पीडीएम है, अगर ये इस्टेब्लिशमेंट को बाहर रखें और उसके खिलाफ एक कैंपेन ना वेज करें, तो मेरे ख्याल में उनका कैंपेन फिर कुछ इफेक्टिव हो सकता है। मगर अगर वो खामखा इदारों के खिलाफ आ गए और खामखा नाम लेके इन लोगों को और जनरल्स को इंसल्ट करते हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा, और फिर कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर होगा, पब्लिक में भी होगा, खासतौर कुछ सब एलिमेंट्स इन पब्लिक में बहुत होगा। तो मेरे ख्याल में इनको देखिए, बहुत और चीजें हैं, गवर्नेंस पे हैं, और भी इदारे हैं जो काम ठीक नहीं कर रहे हैं, उन पे करें। बहुत सारे इश्यूज हैं। ये जरूरी है कि आप इदारों को लड़ाना है कि बिल्कुल ठीक है, यानी आप इदारों को नहीं अब लड़ाएंगे, लग रहा है मोहतात हो भी गए हैं, मोहतात हो गए, और वो उन्हें भी नजर आ रहा है, वो यही चाहते हैं, जैसा मैंने पहले कहा, वो यही चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है खुद इमरान खान साहब की किसी गलती की वजह से, किसी बात की वजह से, हाँ, वो चाहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो और सोचे कि वाकई हमें अपोजिशन को, पीडीएम को भी साथ। चले एक लास्ट थिंग जो एक पॉलिटिकल हैपनिंग में हुई है उसके हवाले से भी मैं आप लोगों का एक कमेंट ले लूं, फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे। वो ये भी हुई है कि जनाब प्राइम साबिक जो हमारे वज़ीर आज़म थे मियां साहब, उनके हवाले से बरतानिया का पहला ऑफिशियल रिस्पांस सामने आया है। एक शहरी की दरख्वास्त पर उनके दफ्तर खारजा ने जो लेटर जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ की अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं तो वो उस पर अमल दरामद वहाँ पर नहीं होता, वो उस पर लागू नहीं होता। तो अगर ऐसा कोई मुआहदा हमारे दरमियान होता तो हम उन्हें कर देते, लेकिन फिर भी अगर ऐसा मुआहदा कोई बात की जाती है, बाकायदा तौर पे दरख्वास्त आती है, तो हम सोच सकते हैं। तो इमरान साहब, इस पे पीएमएलएन बड़ी खुश हो रही है कि जी हम फिर से फतह याब हो गए। आपका जरिया है कि उन्होंने एक तरह से रास्ता नहीं दिखा दिया कि भाई आप बात तो करें, पहले ऑफिशियली आके हमसे रिक्वेस्ट तो करें उनको भेजने के लिए? नहीं, मैं नहीं ऐसा समझता। मैं समझता हूँ कि कानूनी तौर पर मियां नवाज शरीफ को बरतानवी कानून के मुताबिक उन्होंने बता दिया कि इस तरह से हम नहीं भेजेंगे, वो उनका वहाँ पे स्टे कानूनी है। इसका मतलब ये है कि जो बात हम हमेशा इस प्रोग्राम में करते थे, हमने बरतानवी माहिर कवानीन को भी साथ लिया था, तो यही है, बरतानवी कवानीन के मुताबिक मियां नवाज शरीफ को हुकूमत इस तरह से नहीं ला सकती। तो ये उनका जो, उनके लिए आप ये कह सकती हैं कि मियां नवाज शरीफ के लिए ये जो फैसला है वो इस तरह से एक रिलीफ है, तसल्ली का बाइस है। तो उन्हें ये पता लग गया है, उन्हें ये, बल्कि उनको तो पहले ही पता था, अब सबको ये पता चल गया कि इतना आसान काम नहीं है। लेकिन हिलाली साहब, उसी लेटर में आखिरी सिर्फ फिक्रा, हुकूमत को भी इससे एक रिलीफ मिलेगा कि हुकूमत ये कह सकेगी कि जनाब जब वो कानूनन वो आ नहीं सकते तो हम कहां से लाएं। लेकिन हिलाली साहब, उन्होंने इसी लेटर के एंड में ये लिखा हुआ है कि इससे पहले भी कुछ लोग हवाले किए गए हैं, तो अगर एक्स्ट्रेडिशन की कोई बात होती है, इनिशिएट किया जाता है प्रोसेस, तो फिर उस पर सोचा जा सकता है, कंसीडर किया जा सकता है, ये एग्जैक्ट वर्ड यूज किया गया है। तो आप समझते हैं कि इसमें कोई होप भी है? जी नहीं, देखिए, बड़ा अच्छा जवाब है उनका। मतलब यह है कि एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस में इसको डाल दें तो 2 साल तक चलेगा, कम से कम 2 साल के अंदर न कुछ फैसला हो जाना है इधर या उधर, तो वो समझते हैं यह मामला खुद ही रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर 2 साल के बाद तक नहीं रिजॉल्व हुआ तो फिर मेरे ख्याल में वो जो फाइनल ऑप्शन उनके पास है, जो मैंने उस दिन कहा था, इंडेफिनिट लीव टू स्टे, ये वो ऐसा केस है जिसमें वो हो सकता है। इसलिए कि ये इसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स बहुत हैं, क्रिमिनल फैक्टर्स इसमें कम है। अनलेस कोई ऐसा चार्ज इनके खिलाफ प्रूव हो जाए जो नॉन पॉलिटिकल हो, नॉन पर्सनल हो, और इट इन्वॉल्व्स थर्ड पार्टीज और उनके खिलाफ ज्यादती अगर इन्होंने कुछ किया है, और वैसा तो कुछ फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है। ठीक है, चले जी, फिलहाल सत्ते खैर है जी हुकूमत के लिए भी और अपन के लिए भी। ना तो मियां साहब को कोई परेशानी है वहाँ पे फिलहाल, और ना ही गवर्नमेंट को यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार नज़र आ रही है, क्योंकि पीडीएम की जमातें किसी एक मुत्तफ़िक़ा लाए अमल पर हमें इकट्ठी नज़र नहीं आ रही फिलहाल कोई बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से।
एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं तो कुछ बात करेंगे जनाब हमसाया मुल्क की। उधर तो बहुत ही बुरा सीन हुआ है जनाब, क्योंकि खुद अपने दाम में सयाद आ गया वाली सूरत हाल है। बेनकाब हो गया भारत का मीडिया भी, फौज भी उनकी, और साथ में मोदी सरकार तो हुई ही है। कैसे सब नंगे हो गए एकदम, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। पुलवामा हमला तो आपको याद होगा, जी हाँ, इसमें 40 से ज़ायद फ़ौजी जो थे वो भारतीय हलाक हो गए थे। पुलवामा के मकाम पर हमला हुआ था और इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया गया था बग़ैर एक दिन ज़ाया किए। फौरी तौर पर डायरेक्ट कहा गया कि जी ये पाकिस्तान ने अटैक करवाया, और इसी को बुनियाद बनाकर इतना प्रोपेगेंडा किया गया, इतना शोर मचाया गया, और बाद में बालाकोट का एक नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा भी रचाया गया कि जी हम वहाँ पड़ा पाकिस्तान का नुकसान करके आ गए। दोनों ही बातें झूठ थी। ना तो पुलवामा हमला पाकिस्तान ने किया था और ना ही बालाकोट में पाकिस्तान का कोई नुकसान कर पाए थे इंडियंस, लेकिन दोनों में हमने देखा कि खूब प्रोपेगेंडा किया गया। अब अर्नाब गोस्वामी जो कि एक बड़े मशहूर और मारूफ भारतीय एंकर हैं, उनके कुछ टेक्स्ट मैसेजेस पकड़े गए हैं जिसमें कि ये आइडिया हो रहा है कि वो तो बहुत पहले से ही इन बातों पर, ना सिर्फ इन दो वाक़यात के हवाले से बल्कि ओवरऑल भी बहुत सारी पॉलिसीज़ मैटर्स पर भी पहले से ही इन्फॉर्म्ड होते थे और उन्हें पता होता था कि क्या होने जा रहा है। ड्रामा रचाया जाता था और इसमें मोदी सरकार भी शामिल थी, भारतीय मीडिया भी शामिल था, और भी कई सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो ये डिसइन्फो लैब का भी मामला जो पिछले कुछ अरसे में सामने आया था वो भी आपको याद होगा, उससे भी इसको कनेक्ट कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एक पूरी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाती है। और ऐसी इस मुहिम का एक शिकार हमारे अपने हिलाली साहब भी हो चुके हुए हैं, और मैं इसलिए इस सेगमेंट का आगाज़ हिलाली साहब से ज़रूर चाहूँगी। हिलाली साहब, पहले तो आप इस जो कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर कुछ बताइए कि जो ये बातें सामने आई हैं जिस तरीके से, कि जिस तरह ये अर्नाब गोस्वामी, ये तो खुद बड़ी फिल्म निकला है, मैं तो हैरान हो गई हूँ उसको देख के, वो भी बताएं और फिर अब बाद में हम आपका भी मामला सुनते हैं सारा। हाँ देखिए, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंटरसेप्ट हमारे पास आया है। हमारे पास क्या, दुनिया के पास आया है और हिंदुस्तानियों के थ्रू आया है, और वो ये है कि गोस्वामी एडमिट कर रहा है कि बालाकोट का जो अटैक था वो प्री प्लान्ड था। माने अटैक के बहुत पहले उनको पता था कि ये अटैक होने वाला है, और अगर अटैक प्री प्लान्ड है, इन अदर वर्ड्स माने जवाबी कार्रवाई प्री प्लान्ड है, तो आप सोचिए वो जो कार्रवाई हुई थी जिसका ये जवाब दे रहे हैं, तो उसके भी वो भी स्टेज था। तो एक तो प्री प्लान्ड और इसके माने के पुलवामा स्टेज था। और एक चीज और है कि अगर आप देखें ये जो 40 मारे गए हैं, इंडियन फोर्सेस जो मारे गए हैं 40, इनमें से जब मैं नाम पढ़ रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि ज्यादातर ये दलित हैं और या वो दूसरे लोअर कास्ट के लोग हैं, इनमें कोई ऐसा कोई ब्राह्मण वामन सा नहीं है। तो और शायद एक दो बेचारे मुसलमान भी हों। तो कहने की बात यह है कि एक तो वो लोगों को, शूद्रों को, शेड्यूल कास्ट, दलित को, जो मोदी का कोई उनके लिए कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, उनको ख़त्म कर रहा था, अपना मकसद भी पूरा कर रहा था। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग थी इसके लिए, और ये सब अब एक्सपोज हो गया है। मगर देखिए क्या बात क्या है, और इसलिए मैं कहता हूं हम लोगों को सोच के इस पे एक्शन लेना चाहिए। वो कैसे, ये अगर जो मोदी करता सही निकल आता, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अपने पहले बयान में कहा, मरा कोई नहीं, मरा तो एक कौवा और 11 पेड़। मगर 1 मिनट के लिए सोचे कि अगर ऐसा होता जो वो चाहता था और जो वो कहता है हुआ, तो आप एक लम्हे के लिए समझ सकते हैं कि हमारे प्लेन्स जिन्होंने टारगेट सिलेक्ट किया हुआ था, वो क्या था टारगेट? इंडियन हाई कमांड की मीटिंग जो हो रही थी, हमने उसको सिलेक्ट किया था। हमने अपने बम उस पे नहीं गिराए, इसलिए कि हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ था, जैसे मैंने कहा 1 कौवा और 11 पेड़। मगर अगर नुकसान होता तो हम वो बॉम्ब करते। उसमें उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी लोग कहते हैं,
अपेरेंटली थे तो जनरल्स बहुत सारे, मगर सुना है कि चीफ अवामी स्टाफ भी हो। तो अगर हम उन पे बॉम्ब करते हैं तो फिर ये छोटा सा हम सही निशाने लेते ना, जानबूझ के हम उसको मिस ना करते। बिल्कुल ठीक है। तो अब एक मिनट, अब मैं ये आपको, सॉरी टू इंटरप्ट यू, थोड़ा सा मैं क्या मेरा प्रपोजल ये है हमारे गवर्नमेंट को कि आप मेहरबानी से देखें कि ये न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान इस किस्म के इररिस्पॉन्सिबल एक्शन, ये एक पागल आदमी है, पागल है ये, उसको पागल मैं इसलिए कहता हूं, बेइल्म तो है, इसके पास फेक डिग्री है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, वो प्रूव नहीं कर सका। इसके पास और भी चीजें हैं जो हम उस दिन बात कर रहे थे कि रेडार बादल के थ्रू नहीं देख सकता है, और प्लास्टिक सर्जरी में इसलिए कि वो लॉर्ड गणेश का सर हमने आदमियों के धड़ पे डाला था तो प्लास्टिक सर्जरी बढ़ा है, और आजकल बहुत ही जाहिलाना बातें हो रहा है हिंदुस्तान में। दैट्स ट्रू, सही कह रहे हैं। हजारों लोग काउ टेस्ट, तो मैं समझता हूं कि हम लोग ये एक्शन, ये प्रूफ ले जाना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल को, और कहना चाहिए ये टेररिस्ट है, ये आदमी जो है, ये जिस ऐसा जो अटैक प्लान किया, ये तो टेररिस्ट है, इसके खिलाफ एक्शन लें, इसके खिलाफ सैंक्शन लें। इसलिए इंडियंस तो बड़े बुज़दिल हैं, वो कुछ नहीं करेंगे इसके खिलाफ। मैं इस पे अभी आपसे डिटेल में भी बात करती हूँ कि क्या क्या इस पे ऑप्शंस लिए जा सकते हैं। इमरान खान साहब तो बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इस तरह ही बराह रास्त कहते रहे हैं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, RSS भी, और खुद मोदी को भी वो कहते ही रहे, काफ़ी एक्सपोज किया उन्होंने पिछले 2 सालों में। लेकिन इमरान साहब, पहले तो आप भी इस जो सारा ये जिस तरह से बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं उस पर आपका भी मैं कमेंट चाहूँगी। और मैं हैरान ये हो रही थी कि खुद इंडियन फौज भी इन लोगों के हाथों बेवकूफ़ बन जाती है या इस्तेमाल हो जाती है, ये कहा जाए। देखिए बात ये है कि जो अर्नाब गोस्वामी है ना, इसके बारे में तो ये बहुत मशहूर है कि ये भारतीय जो मोदी हुकूमत है उसका खास पिट्ठू है। और सिर्फ ये अकेला ही नहीं, बल्कि इसने बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे, और ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ एंकर्स ऐसे हैं जिनको बाकायदा पे रोल पे, जिनको बाकायदा ब्राइब के ज़रिए से अपने साथ मिलाया हुआ है, ब्राइब करके। और इसने मीडिया को, पढ़े लिखे जो भारतीय है ना, वो मोदी के बारे में हमेशा ये कहते हैं कि ये इंडियन मीडिया जो है मोदी मीडिया रह गया। अब एक बात को समझ लें, इन्होंने जो ये सारा काम किया, फौज कहती है, एक जो जिस तरह से मोदी ने ये फिजा बना दी है ना, तो इन्होंने सारा चक्कर इसलिए चलाया था कि हम ये करें ताकि बीजेपी और मोदी सरकार एक हिंदू ये समझे कि ये तो हमारी निजात दहिंदा है। हमने देखे पुलवामा ये वाकया हुआ, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है जिस पे इंडियन मीडिया में भी इवन बात हो चुकी है हिलाली साहब, कि ये जो पुलवामा में वाकया हुआ, ये इन्होंने खुद सिलेक्टेड लोग थे जिनको बिठाया हुआ था उस बस में, और उन्होंने टारगेट किया हुआ था कि इसको खुद बंदे मरवाए, खुद वो बंदे मरवाए, और उस पे उन्होंने वो बंदे भी सिलेक्टेड थे जो इनके मुताबिक, ये तो हिलाली साहब जो कह रहे हैं ना, यानी बाकायदा वो बंदे भी वही थे उसमें। उसके बाद अब आप देखिए इसका नतीजा क्या है। अब बाइडेन हुकूमत के आने के बाद एक खिड़की खुली है पाकिस्तान ये जो खिड़की खुली है ना, इस पे मैं आपसे डिटेल में बात करती हूँ कि इस खिड़की से नजर क्या आ रहा है। लेकिन मैं पहले एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं नाज़रीन, इस इशू को मजीद जरा खोलेंगे आपके सामने, मजीद भी कुछ इंकशाफात हैं और एक गेस्ट भी हमारे साथ हैं खास, आपसे बात होती है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी परवेज़ इकबाल साहब, जो कि चेयरमैन हैं EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के, और उनसे हम खास तौर पर जानना चाहेंगे कि उनके साथ भी कुछ ऐसा वाक़या हो चुका है। एक तो जो डिसइंफो लैब के मरहूने मिन्नत हैं, ये भी एक विक्टिम रह चुके हैं, और थोड़ा जो ओवरऑल ही एक्सपोज हुआ है उसके हवाले से भी उनसे बात करेंगे। चौधरी साहब शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा चौधरी साहब, क्या आप समझते हैं कितना नुकसान होगा जिस तरह से ये इंडिया एक्सपोज हुआ है इस सारे स्कैंडल में, और आपके साथ क्या वाकया पेश आया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मेरे साथ वाकया ये पेश हुआ कि 3 साल पहले भी, और एक बार तो हमने यूरोपियन पार्लियामेंट में जो वहाँ ऑफिशियल स्टूडियो है उनका, वहां पर मैंने यूरोपियन पार्लियामेंट कमीशन और काउंसिल से रिक्वेस्ट की कि ये इंडियन रॉ स्पॉन्सर जो NGO है इनका मुआसरा किया जाए और इनको पूछा जाए कि इनको फंडिंग कहाँ से होती है। और शायद आपको याद हो, एक बार इन्होंने जिनेवा में बसेस के ऊपर और बिल बोर्ड के ऊपर फ्री बलोचिस्तान के बिल बोर्ड लगाए थे, तो तब मैंने वहां खड़े होकर एक वीडियो मैसेज दिया था, और वहां पर जो लोग बैठे हुए थे वो शक्लों से तो बलोच लग नहीं रहे थे। जब मैं उनके पीछे गया, उनका
उनका मैंने पीछा किया और उनको मैंने पकड़ा, तो वो पता चला कि ये इंडियन हैं जो कि मुंह पे नकाब डालकर बलोची बने हुए हैं। उसके बाद इन्होंने एक और दहशतगर्दी जो इन्होंने की पीटीएम के नाम से ख्वाज पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ ब्रसल यूरोपियन कमीशन और कौंसिल के बाहर बगैर परमिशन के वो पाकिस्तान या ख्वाज पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा करते थे। वहां पर हम तो परमिशन लेके यूरोपियन लॉ के मुताबिक अपना प्रोटेस्ट भी करते हैं, और वहां पर इनके साथ मेरा आमना सामना हुआ तो वहां भी अंदर इंडियन निकल आए। और उसके बाद इन्होंने 6 दिसंबर को इंडियन टुडे टाइम में, दिल्ली टाइम में और संडे गार्डियन में मेरे खिलाफ कोई बड़े 6-8 सफ़े के आर्टिकल लिखे। चौधरी साहब, आपकी खिदमत तो बड़ी काबिल तारीफ है। मैं जानना ये चाहूंगा कि अब ये जो अर्नब गोस्वामी का मामला आया है पुलवामा के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं, इसका क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, ये अभी एक मैं आपको बात बताऊं कि ये अभी इतने पकड़े गए हैं, इनकी चोरियां, चोर 15 साल से ये जो चोरियां कर रहे थे, अभी ये और नए ड्रामे करेंगे इस लिहाज से, क्योंकि इंडिया जो है, जो उनकी मौजूदा गवर्नमेंट है या जो उनका ये नरेंद्र मोदी जो उनका प्राइम मिनिस्टर है, ये इंटरनेशनल मकार, दहशतगर्द और बड़ा जैसे पंजाबी कहते हैं बड़ा बेअतबारा है। अभी इसने इन चीजों की तरफ जाएगा कि जहां जहां इनके लोग पकड़े गए हैं, बल्कि मैं अक्सर ये लोगों को कहता हूं कि ये जो नए नए ड्रामे कर रहा है, अभी इनमें ये भी है, अभी कनाडा में इन्होंने एक वो बलोच, आमना बलोच जो एक्सपायर हुई है, वो राह में कराई है। हाँ, उस मामले में भी बड़ी डिसइंफॉर्मेशन लाई गई है। आप साथ रहिएगा, मैं जरा एक सेकंड के लिए हिलाली साहब का भी इसमें कमेंट ले लूं। हिलाली साहब, आपको लगता है कि ये सारी चीजें सामने आने के बाद बुरी तरह इंडिया एक्सपोज हो चुका है और बहुत भारी नुकसान होगा सिफारती तौर पर इसको? जी, पहले तो मैं ये साहब को मैं कंग्रेचुलेट करूंगा कि ये हमारे को बड़े अच्छा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और ख़ुद इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं इन लोगों को एक्सपोज करने के लिए। मेरे ख्याल में आप बड़े काबिल तारीफ़ हैं और हमारी ग्रेटिट्यूड भी आप एक्सेप्ट करें। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल अब बड़ा ज़रूरी है कि ये मामला हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन या प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल तो इंडिया है, मगर किसी और के पास जाएं और सेक्रेटरी जनरल के पास जाएं। देखिए, हम जंग से बाल बाल बचे हैं और ये एक और दफे करेगा, इसलिए कि ये करके बड़ा कामयाब हुआ। ये करके हिंदुस्तान को फुसला के और इसकी इलेक्ट्रेट को ये बताया कि देखो मैंने क्या कमाल किया। एक्चुअली ये फिर करेगा, और ये पहले भी किया है, गुजरात में भी किया है। तो मेरे ये मुसलसल एक खित्ते के अमन के लिए खतरा है। बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। लास्ट कमेंट बस इमरान साहब, आप मेरे पास सिर्फ चंद सेकंड्स बचे हैं। मैं समझता हूं कि बिल्कुल पाकिस्तानी हुकूमत का ये फर्ज है कि तमाम दोस्त मुल्कों से राब्ता करे और एक प्रेशर बनाए यूनाइटेड नेशन पे, ताकि इंडिया के खिलाफ वाकई को कार्रवाई हो सके। बिल्कुल ठीक है। चौधरी परवेज इकबाल साहब, आपका भी शुक्रिया, आप दोनों का भी शुक्रिया। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देखा, गुफ्तगू सुनी, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।